आज हम भारतीय लोकतंत्र को एक अलग नजरिए से समझेंगे। मणिपुर की एक विधानसभा सीट वांगखेम के जरिए। देखिए, ये सिर्फ एक सीट का विश्लेषण नहीं है, ये उन गहरी खामोश लहरों को समझने की एक कोशिश है जो हमारी राजनीति की जमीन को बदल रही हैं। तो चलिए जरा सतह के नीचे झांकते हैं और देखते हैं कि असल कहानी क्या है। हमारी कहानी शुरू होती है वांगखेम से, एक ऐसी जगह जहां लोकतंत्र सिर्फ किताबों की बात नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। आप सोचिए, यहां हर 10 में से 9 लोग वोट डालते हैं। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि यहाँ के लोग अपनी किस्मत का फैसला खुद करना चाहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ के मतदाता इतने जागरूक और सक्रिय हैं, तो दशकों से मजबूत खड़ा एक राजनीतिक किला, उसकी दीवारें आज क्यों हिल रही हैं? आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस गढ़ को चुनौती दे रही हैं? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले वांगखेम की नब्ज को समझेंगे, फिर आंकड़ों के पीछे की कहानी जानेंगे। इसके बाद इस राजनीतिक बदलाव की वजहों पर गौर करेंगे, राजनीति के 4 मोर्चों को समझेंगे, फिर शासन के लिए एक खाके पर बात करेंगे और आखिर में उस सबसे कीमती चीज पर, भरोसे की पूंजी। तो पहला पड़ाव है वांगखेम की नब्ज। जैसा मैंने कहा, यहाँ लोकतंत्र हर दिन की बात है, सिर्फ चुनाव के दिन की नहीं। और यही गहरी नागरिक भागीदारी यहाँ की राजनीति की असली नींव है। जरा इस आंकड़े पर फिर से गौर कीजिए, करीब करीब 90%। ये देश की औसत से बहुत बहुत ज्यादा है। और ये कोई एक बार की बात नहीं, ये सालों से चली आ रही एक परंपरा है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ के नेताओं को हमेशा जनता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। यहाँ नजरअंदाज करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर और इन आंकड़ों को जरा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि अक्सर जो बड़े बदलाव होते हैं ना, उनकी पहली आहट इन्हीं खामोश नंबरों में छिपी होती है। बात है साल 2007 की। सत्ताधारी पार्टी का वोट शेयर देखिए, लगभग 47%। ये उनकी ताकत का शिखर था। एक ऐसा दौर जब उनकी जीत पर सवाल उठाना नामुमकिन सा लगता था। एक मजबूत पकड़। और अब देखिए 2022 का आंकड़ा, सीधे 29.4% पर, मतलब 15 साल में 17% से ज्यादा की सीधी गिरावट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक राजनीतिक जलजले का इशारा है। ये साफ साफ बता रहा है कि जमीन पर वफादारियां बदल रही हैं और पुरानी पकड़ अब ढीली पड़ रही है। ये तस्वीर कहानी को और साफ कर देती है। 2017 में जीत का अंतर 10% से ज्यादा था, एक आरामदायक जीत। और 2022 में ये अंतर घटकर सिर्फ 4.27% रह गया। मतलब जो एक तरफा मुकाबला था वो अब कांटे की टक्कर बन चुका है। अब हर एक वोट की गिनती मायने रखती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन नंबरों के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए अब उन ताकतों को समझते हैं जो इस पूरे समीकरण को बदल रही हैं। ये 2022 के चुनाव का एक्सरे है। आप देख सकते हैं कि वोट कैसे बट गया है। सत्ताधारी को 29% वोट मिले, लेकिन बाकी के 70% वोट 3 अलग अलग हिस्सों में चले गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब वांगखेम में किसी एक का एक छत्र राज नहीं रहा। अब ये एक बहुकोणीय मुकाबला बन गया है। और इसी बटे हुए वोट के बीच एक नई ताकत लगातार ऊपर आई है। ये देखिए मुख्य चैलेंजर पार्टी का सफर। 2007 में 1% से भी कम वोट, 2017 में 16% और 2022 तक 25%। ये कोई रातों रात हुआ करिश्मा नहीं है, ये एक दशक से ज्यादा की लगातार जमीनी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी जगह बनाई है। देखिए, नंबर तो एक कहानी बताते हैं, लेकिन बदलाव की असली जड़ तो जमीनी मुद्दों में होती है, जैसे कि थौबल नदी का प्रदूषण। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये लोगों की सेहत और उनकी खेतीबाड़ी से जुड़ा है। और जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो नाराजगी वोट में बदल जाती है। और इसके ऊपर हाल के जातीय संघर्ष ने समाज में गहरी दरारें पैदा की हैं। 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं। जब लोगों के मन में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बैठ जाती है, तो पुरानी राजनीतिक वफादारियां वो सब पीछे छूट जाती हैं। और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमारे संवैधानिक ढांचे का सबसे पहला वादा है मानवीय गरिमा, हर नागरिक के लिए एक सम्मानजनक जीवन,
जब लोगों को पीने का साफ पानी, रोजगार या अपने परिवार की सुरक्षा जैसी बुनियादी चीजें भी न मिलें, तो उनकी आवाज सिर्फ एक वोट नहीं रह जाती, वो उस गरिमा को वापस पाने की एक बुलंद मांग बन जाती है। तो इस पूरी स्थिति को, इस पूरी रणभूमि को एक साथ समझने के लिए आइए एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम चतुर्मुख या 4 मोर्चों का सिद्धांत कह सकते हैं। ये हमें पूरे मैदान को 4 अलग-अलग नजरियों से देखने में मदद करता है। ये हैं वो 4 मोर्चे। पहला मोर्चा है सत्ताधारी का, जिनके पास विरासत और अनुभव तो है लेकिन भरोसा घट रहा है। दूसरा है चैलेंजर, जिनके साथ राष्ट्रीय स्तर की हवा तो है पर स्थानीय रिकॉर्ड अभी सीमित हैं। तीसरा मोर्चा है गठबंधन का, जिसमें एकजुट होने की क्षमता तो है पर अंदरूनी कलह का खतरा भी है। और चौथा और सबसे अहम मोर्चा वो है खुद मतदाता का, जिसकी चिंताएं अब नौकरी, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता पर टिकी हैं। तो हमने समस्या को तो समझ लिया, पर इसका समाधान क्या है? अब हम सिर्फ विश्लेषण से आगे बढ़कर एक खाके की बात करेंगे। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता का भरोसा कमाने और सही मायनों में शासन करने के लिए है। इसे आप भरोसे की 90 दिवसीय सीढ़ी भी कह सकते हैं। इसके 3 बहुत सीधे और सरल कदम हैं। पहला कदम, लोगों की बात को गहराई से सुनना, उनकी शिकायतों को समझना। दूसरा, छोटी छोटी लेकिन ठोस पहलों के जरिए जमीन पर एक्शन लेना। और तीसरा, जो भरोसा आपने बनाया है उसे निभाना और उस पर खरा उतरना। और आज के जमाने में सिर्फ जमीनी काम काफी नहीं है, इसके साथ आधुनिक तरीकों को जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए मोहल्ले के ग्रुप से जुड़ना हो या फिर विजुअल कहानियों के जरिए युवाओं तक पहुंचना हो। अब तकनीक राजनीति का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इन आधुनिक तरीकों के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। नागरिकों के साथ संवाद जरूरी है, पर उनकी निजता, उनकी प्राइवेसी का सम्मान उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। भारत के कानून के तहत किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा इस्तेमाल करने के लिए उनकी सहमति लेना अनिवार्य है, और उसका इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए होना चाहिए जिसके लिए सहमति ली गई है। ये सिर्फ कोई कानूनी बात नहीं, ये भरोसे की बुनियाद है। और इसी के साथ हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जो वांगखेम की इस कहानी को एक बड़े और सार्वभौमिक सिद्धांत से जोड़ता है। और वो सिद्धांत है भरोसा, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी और सबसे कीमती पूंजी होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि लोकतंत्र का भविष्य सिर्फ चुनाव जीतने में नहीं है। असली मकसद है आंकड़ों में छिपे दर्द को पहचानकर उसे गरिमा में बदलना और अपनी रणनीति को सच्ची सेवा में ढालना। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूं। अगर डेटा, अगर आंकड़े हमें किसी भी क्षेत्र के दर्द और तकलीफ को दिखा सकते हैं, तो क्या एक लीडर उसी डेटा का इस्तेमाल उस भरोसे को बनाने में कर सकता है जो उन घावों को भर सके? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।